नमस्कार बच्चों। अब आज हम माइक्रोमीटर स्क्रू का प्रैक्टिकल समझेंगे। यह इंस्ट्रूमेंट जो दिखाया गया है वो है माइक्रोमीटर स्क्रू। इसे स्क्रू गेज भी कहा जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट से हम छोटे डायामीटर्स, जैसे यहाँ पर दिखाए गए हैं ये तीन जो स्फीयर्स हैं, अलग डायामीटर के स्फीयर्स, इसका डायामीटर हम इस इंस्ट्रूमेंट द्वारा हम फाइंड कर सकते हैं। या तो हमारे पास अगर ये वायर है तो वायर का अगर थिकनेस फाइंड करना हो या तो डायमीटर फाइंड करना हो तो हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे। इवन सिंपल एक पतला ग्लास स्लैब हो या तो कोई पतला कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका अगर मुझे थिकनेस फाइंड करना हो तो उसके लिए ये माइक्रोमीटर स्क्रू या स्क्रू गेज यूज़ होता है। तो स्क्रू गेज को यूज़ करने से पहले हमें उसका लीस्ट काउंट फाइंड करना पड़ेगा। तो लीस्ट काउंट क्या होता है कि मिनिमम वैल्यू उस इंस्ट्रूमेंट से कितनी फाइंड कर सकते हैं, या तो उसकी इस इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन क्या है, उसे कहते हैं लीस्ट काउंट। पर लीस्ट काउंट फाइंड करने से पहले हम समझते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू के पार्ट्स। तो इसमें जैसे वीडियो में आप देख सकते हैं, यह जो लास्ट पार्ट है जिससे आप माइक्रोमीटर स्क्रू को रोटेट करना घुमा सकते हैं, तो ये जो पार्ट है जिसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, इसे कहते हैं रैचेट, RATCHET। यह जो पार्ट है उसे भी आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, इसे कहते हैं थिम्बल। थिम्बल में आप देख सकते हैं वहाँ पर स्केल लगी हुई है। यह स्केल जो है वो है सर्कुलर स्केल। अब और एक स्केल आप देख सकते हो इस इंस्ट्रूमेंट में। अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज थिम्बल को घुमाऊं तो आप बीच में एक स्केल देख सकते हो। यह जो स्केल दी हुई है वो है मेन स्केल। तो हमें माइक्रोमीटर स्क्रू में ये दो स्केल की जरूरत पड़ेगी, एक है मेन स्केल और दूसरी सर्कुलर स्केल। अब यहाँ पर एक स्क्रू दिया हुआ है, उसे कहते हैं लॉकिंग स्क्रू। लॉकिंग स्क्रू से आप अगर लॉक कर दो तो यह क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा नहीं, मतलब ये फिक्स हो जाएगा, इसीलिए इसको लॉकिंग स्क्रू कहा गया है। यहाँ पर ये जो रॉड है, इस रॉड को कहते हैं स्पिंडल। स्पिंडल का यूज होता है, मतलब अगर आप इस इंस्ट्रूमेंट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो स्पिंडल आगे या पीछे की ओर जाएगा। स्पिंडल के आगे एक छोटा सा एक सिलिंड्रिकल शेप यहाँ पर लगा हुआ है स्टील का, वो उसे कहते हैं एनविल। तो आप स्पिंडल को एनविल, स्पिंडल और एनविल, मतलब अगर आप जब स्पिंडल को घुमाओगे तो वो एनविल की तरफ जाएगा या तो एनविल से दूर दूर चला जाएगा। तो मतलब आपको जो भी ऑब्जेक्ट दिया है वो एनविल और स्पिंडल के बीच में फिक्स करना है। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड एज फ्रेम। तो आप माइक्रोमीटर स्क्रू को फ्रेम से पकड़ोगे और इंस्ट्रूमेंट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे। इस तरह से ये माइक्रोमीटर स्क्रू यूज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे माइक्रोमीटर स्क्रू या स्क्रू गेज के पार्ट्स। तो अब इस इंस्ट्रूमेंट का हम लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे। लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए हमें पहले पिच फाइंड करना पड़ेगा। तो पिच क्या होता है, तो अगर आप ये इंस्ट्रूमेंट को देखो तो आप यहाँ पर रोटेट जब करते हो तो ये स्पिंडल आगे पीछे जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इसके अंदर एक स्क्रू लगा होगा। तो ये स्क्रू में थ्रेडिंग्स होंगे। तो थ्रेडिंग का डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेडिंग्स को कहता है हम पिच। तो दैट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ द पिच। मतलब ये जब जब गोल गोल घूमेगा, मतलब उसमें थ्रेडिंग्स होंगे, वो थ्रेडिंग्स, दो थ्रेडिंग के बीच का डिस्टेंस, उसे हम कहते हैं पिच। पिच फाइंड करने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता होनी चाहिए, वो है डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू ऑन मेन स्केल। मतलब मेन स्केल में कितना डिस्टेंस मूव होगा जब आप इस इंस्ट्रूमेंट को रोटेट करोगे। तो अगर मैं एक रोटेशन घुमाता हूं तो ये मेन स्केल में कितना डिस्टेंस घूमेगा वो हमें पता, अगर कैलकुलेट कर सकते हैं तो मेन स्केल का में जितना डिस्टेंस घुमा है डिवाइडेड बाय टोटल रोटेशन, वो हो जाएगा हमारा पिच। तो हम क्या करते हैं, पहले इस इंस्ट्रूमेंट को बंद करते हैं। जब मैं रैचेट से यहाँ पर बंद करता हूँ तो आप देख सकते हो कि सर्कुलर स्केल का 0 डिवीजन और मेन स्केल का हॉरिजॉन्टल लाइन, वो दोनों ऑलमोस्ट मैच हो रहा है, दोनों ऑलमोस्ट मैच हो रहा है। इसका मतलब इस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है। अब
मैं इसे रोटेट करता हूं, तो मैं यहाँ पर टोटल 10 रोटेशंस मूव करूंगा। मतलब यहाँ से शुरू करता हूँ, रोटेशन में एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, मतलब इससे मैं 0 से वापस घुमा के यहाँ पर 0 लेके आता हूँ, मतलब एक रोटेशन हुआ। एक रोटेशन में मेन स्केल पे कौन से डिवीजन पे आया वो हमें जानना है, पर यहाँ पर डिविजन्स बहुत पास में है तो हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, टोटल 10 रोटेशंस घुमाएंगे। तो 0 से 0 ये एक रोटेशन हुआ, ये 2 रोटेशन हुए, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। जब आप 10 रोटेशन घुमाते हो तब आप देख सकते हो मेन स्केल में जो वैल्यू आती है वो है 0.5 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर आप देखो 0, ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और यहाँ पर आप 5 वाला डिवीजन देख सकते हैं, मतलब 0.5 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे पिच फाइंड करना है तो पिच की फॉर्मूला के हिसाब से डिस्टेंस जो मेन स्केल में घुमा है वो है 0.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय कितने रोटेशन है, तो हमने घुमाए थे 10 रोटेशन, तो 0.5 डिवाइड बाय 10 करूंगा तो हमारा पिच का वैल्यू आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है उस इंस्ट्रूमेंट का पिच का वैल्यू है 0.05। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 10 डिवीजन ही घुमाना है। अगर मैं इसको वापस बंद कर दूं और 0 से 0, अब मैं अगर रोटेशन में 4 रोटेशन घुमाता हूं, मतलब 0 से 0 एक रोटेशन, 0 से 0 2 रोटेशन, 0 से 0 3 रोटेशन, 0 से 0 ये वापस 4 रोटेशन। जब मैं 4 रोटेशन घुमाता हूं तो यहां पर आप देख सकते हो 0, 0.1 और 0.2 सेकंड डिवीजन पे आता है। तो मेन स्केल मतलब मेन स्केल में 0.2 सेंटीमीटर आया और रोटेशन कितने घुमा है 4, तो 0.2 अगर डिवाइड बाय 4 करोगे तो आपकी वैल्यू वही आएगी, दैट इज 0.04 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि इंस्ट्रूमेंट का, हमारी जो इंस्ट्रूमेंट दिया है उसका पिच का वैल्यू है 0.05 सेंटीमीटर। पर हमें फाइंड करना है लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट की फॉर्मूला क्या है, जो भी पिच की वैल्यू आती है उस पिच को आपको डिवाइड करना है, डिवाइड बाय टोटल सर्कुलर डिविजन्स। तो यहां पर आप टोटल डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल अगर आप देखोगे तो यहां से अगर आप गिनो 0 to 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और वापस अगर 0 आते हो तो टोटल डिवीजन हो जाते हैं 50 डिविजन्स। मतलब सर्कुलर स्केल में 50 डिविजन्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है पिच, दैट इज 0.05 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, वो है हमारा 50। तो 0.05 डिवाइडेड बाय 50 अगर करते हो तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.001 सेंटीमीटर। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है उसका लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम इस इंस्ट्रूमेंट से मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो है 0.001 सेंटीमीटर। या तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी है 0.001 सेंटीमीटर। तो अब हम एक स्फीयर का डायमीटर फाइंड करेंगे इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके। अब हमें पता चल गया इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर। अब डायमीटर फाइंड करने के लिए हम टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स व्हेन यू रोटेट इट, वो कैलकुलेट करेंगे। किस तरह से, तो हम पहले इस स्फीयर को यहाँ पर स्पिंडल और एनविल के बीच में फिक्स करेंगे इस तरह से। और आपको यह याद रखना है कि यहाँ से रैचेट से ही यूज़ करना है, उसको इतना टाइट नहीं करना है कि बहुत ही टाइट हो जाए और इजीली आप यूज़ नहीं कर पाए। अब यहाँ से लॉकिंग स्क्रू से आप स्क्रू फिक्स कर देंगे ताकि ये रोटेट ना हो, आगे पीछे नहीं होगा।
अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन एग्जैक्टली मैच हो रहा है वो आपको देखना है मेन स्केल के हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 44 और 45 के बीच में है। तो आप कोई सा भी डिवीजन ले सकते हो, या तो 44 या 45, जो भी पास में होगा आप वो रीडिंग लेंगे। अगर मुझे लग रहा है ये 44th डिवीजन यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एग्जैक्टली मैच हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट मैच हो रहा है, तो आप 44th डिवीजन आप नोट डाउन करेंगे। अब लॉकिंग स्क्रू को लूज करके थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज जब आप घुमाओगे तो ये स्फीयर निकल जाएगा अपनी पोजीशन से और वापस उसको आप 44 पे रख दोगे। अब यहाँ से आपको, अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ से आपको क्या करना है, रैचेट से इसे रोटेट करना है क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज जब अनविल तक अगर ये बंद होता है तब तक के टोटल डिविजन्स गिनने हैं। तो यहाँ से अगर मैं शुरू करता हूँ क्लॉकवाइज घुमाना, तो आप देखोगे ये 44th डिवीजन है। तो 44 से यहाँ 40 गया, 40 से 30, 30 से ये 25, 20, 15, 10 और 5 और ये 0 पे लेके आए। मतलब आपने 44 से आपने 0 तक उसको घुमाया है। तो टोटल डिविजन्स जो हो गए हैं 44। अब अभी आप देखोगे स्टिल ये पूरा बंद नहीं हुआ है, मतलब स्पिंडल जो है अनविल को अभी तक टच नहीं हुआ है। तो आप क्या करोगे, वापस जितना रोटेशन हो सकता है उतना टोटल डिवीजन गिनते जाएंगे। तो ये 0 से 45, 40 करते हुए वापस अगर मैं 0 पे आता हूँ तो टोटल डिविजन्स हो जाते हैं 50 डिविजन्स। एक और बार रोटेट करते हैं, तो ये एक बार रोटेट करने से ये दूसरे 50 डिविजन्स, मतलब 2 बार 50 डिवीजन, 2 रोटेशन हुए। ये तीसरा रोटेशन हुआ, ये क्लॉकवाइज घुमाने से चौथा रोटेशन, वापस क्लॉकवाइज घुमाने से ये 5वां रोटेशन, और ये हमारा छठा रोटेशन हुआ, और ये 7वां रोटेशन हुआ कंप्लीट। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बंद हो जाता है, मतलब 8वां रोटेशन घूमता नहीं है। और 8वां रोटेशन जब घुमाने गए तब वो कौन से डिवीजन पे मैच हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो आप देख सकते हैं 45, 46, 47 और 48th डिवीजन मैच होता है। मतलब 8वां रोटेशन जब आप घुमाने गए तब टोटल 50 डिवीजन्स नहीं घूमे हैं और 48th डिवीजन पे स्टॉप हो गया है। तो अब टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स जब आप रोटेट किया तो कितने होंगे, तो हम यहाँ पर अब कैलकुलेट करते हैं। तो जब आपने 44 से 0 ले गए थे तो वो वैल्यू था 44, और टोटल कंप्लीट 7 रोटेशंस घुमाए थे। तो 7 रोटेशन घुमाए मतलब 7 और एक रोटेशन की वैल्यू है 50, तो ये हो गई हमारी 350 डिविजन्स। और लास्ट वाला जो 8th रोटेशन था वो 8th रोटेशन कंप्लीट घुमा नहीं है, तो 50 में से 48 पे वो अटक गया था। मतलब 50 में से सिर्फ 2 ही रोटेशन घूमे, 50 माइनस 48 आप करोगे तो टोटल रोटेशंस जो घूमे हैं, डिविजन्स जो घूमे हैं वो है, तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन आफ्टर रोटेशन इज 396। अब ये 396 को आपको मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट के साथ, दैट इज 0.001, तो वैल्यू हो जाएगी 0.396। ये हमारा आ गया डायमीटर ऑफ द स्फीयर, जो हमें स्मॉल स्फीयर दिया है उसका डायमीटर, दैट इज 0.396 सेंटीमीटर। अब हम दूसरा स्फीयर लेते हैं और उसका डायमीटर फाइंड करते हैं। तो दूसरे स्फीयर को भी आप एंटी क्लॉकवाइज स्पिंडल को घुमा के स्पिंडल ऑन व्हील के बीच में ये स्फीयर को रखेंगे और रैचेट से उसे फिक्स करेंगे। रैचेट से आप फिक्स करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये 22 है, ये 20 है, ये 21 है, ये 22 है, मतलब 22 और 23 के बीच में है और 22 के पास में लग रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो मैच हो गया वो मैच हुआ है वो है 22nd डिवीजन। अब 22nd डिवीजन मैच हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, मेन स्केल की हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ।
अब मैं ये स्फीयर को थोड़ा सा मतलब माइक्रोमीटर स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इस स्फीयर को निकाल दूंगा। निकालने के बाद उसको वापस मैं 22 पे रख दूंगा। सर्कुलर सीएल का डिवीजन 22 पे रख दिया। अब उसे बंद करना है, मतलब क्लॉकवाइज घुमाना है पूरा। अगर जब तक वो अनव्हील को टच करता है तब तक टोटल डिविजन्स कितने घुमे हैं वो कैलकुलेट करने हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। ये 22 से क्लॉकवाइज घुमाते हुए मैं गया 0 पे, तो ये 22 से 0 अगर मैं जाता हूं तो टोटल डिविजन्स होंगे 22। अब टोटल रोटेशंस गिनेंगे, मतलब 0 से 0 ये हो गया हमारा एक रोटेशन, 0 से 0 ये दूसरा रोटेशन, 0 से 0 तीसरा रोटेशन, 0 से 0 चौथा रोटेशन, 5 6 7 8 9 और जब मैं 10वां रोटेशन घुमाने गया तो वे वापस 48 पे अटक गया है। मतलब टोटल कंप्लीट टोटल रोटेशंस घूमे हैं वो है 9। मतलब 9 इंटू 50 अगर करता हूं तो वो हो जाएगा 450 डिविजन्स। और पहले जो डिविजन्स घूमे थे वो थे 22, तो ये टोटल हो गए 472। और जो 10वां डिवीजन था, दूसरा 10वां रोटेशन था, सॉरी, वो 10वां रोटेशन पूरा नहीं घुमा है और 48 पे अटक गया है। मतलब 50 में से आप 48 माइनस करोगे तो 2 डिवीजन और आगे गया है, तो उस 2 डिवीजन को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो है 474। इस 474 टोटल डिवीजन को मल्टीप्लाई करना है हमको लिस्ट काउंट के साथ, दैट इज 0.001 सेंटीमीटर। तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 0.474 सेंटीमीटर। दिस इज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर 2। अब हमें थर्ड स्फीयर का डायमीटर फाइंड करना है। जो थर्ड स्फीयर जो दिया गया है वो बाकी के पहले के जो स्फीयर 1 और 2 थे उससे बड़ा है। इसमें भी सेम मेथड यूज करेंगे। स्पिंडल और अनव्हील के बीच में स्फीयर को हमने फिक्स किया है और अब देखेंगे कि सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ मैच होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे 30 और ये 31st डिवीजन जो है वो मेन स्केल की हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मैच हो जाता है। एक बार वो देख ले, उसके बाद इसको रैचेट से उसे या तो थिम्बल से आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये स्फीयर निकल जाएगा। स्फीयर निकालने के बाद आप वापस उसे 31 पे रख दोगे। अब उसे क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लॉकवाइज घुमाना है मतलब आप बंद करोगे, बंद जब तक अनव्हील तक टच होगा तब तक के टोटल डिवीजन गिनने हैं। तो 31 से मैंने ये घुमा के क्लॉकवाइज घुमा के 0 पे लेके आया, तो टोटल डिविजन्स हुए 31। अब 0 से 0 रोटेशंस गिनेंगे। तो 0 से 0 ये हो गया एक रोटेशन, ये 2 रोटेशन, ये हो गया 3 रोटेशन, ये हो गया 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 रोटेशंस कंप्लीट हुए हैं। और 13वां जब रोटेशन घुमाने गए तो वापस ये अभी आप देखोगे 48 पे अटका हुआ है। मतलब पहले 31 डिवीजन था और 12 रोटेशन घुमाए कंप्लीट। तो 12 को मल्टीप्लाई बाय 50 करोगे, क्योंकि एक रोटेशन इज इक्वल टू 50 डिवीजन से। तो 12 इंटू 50 अगर करोगे तो 600, तो 631 प्लस ये लास्ट जो 2 डिवीजन आए उसको ऐड करते हैं तो 633 हो जाता है। उसको मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट करोगे दैट इज 0.001, तो डायमीटर आ जाएगा दैट इज 0.633 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करते हैं वायर का डायमीटर। जो हमें जो वायर दिया गया है उसका डायमीटर अगर फाइंड करना हो तो इस तरह से आप स्पिंडल और एनविल के बीच में फिक्स करोगे। फिक्स करने के बाद वापस आप देखोगे कि वो सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है मेन स्केल के हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 46th डिवीजन यहाँ पर मैच होता है। अब ये जो है लॉकिंग स्क्रू को लूज करके इस वायर को आप निकाल दोगे। अगर नहीं निकल रहा है तो वापस इसको एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा घुमा के
इस वायर को निकाल लो। वायर निकालने के बाद उसे वापस 46 डिवीज़न पे रख दो। 46 डिवीज़न रखने के बाद आपको पता है अभी क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लॉकवाइज घुमाते पर पूरा जब बंद हो जाता है, अनविल तक टच हो जाता है स्पिंडल, तब तक के डिवीजन्स गिनने हैं। तो 46 से शुरू करते हैं, क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लॉकवाइज मतलब 46 से आप 40 जाते जाते 40, 30, 25 जाते हुए आप पहुंचोगे 0 पे। मतलब 46 से आप पहुंचे हैं 0 पे, तो टोटल डिवीजन्स जो हुए हैं वो है 46। अब रोटेशन घुमाते हैं 0 से 0, तो 0 से 0 मतलब 50 डिवीजन्स, एक रोटेशन हुआ। 0 से 0 दूसरा डिवीज़न, दूसरा रोटेशन सॉरी, फिर ये तीसरा रोटेशन, और ये चौथा रोटेशन आप जब घुमाने गए हैं तो वापस वो नहीं घुमा है, तो 3 कंप्लीट रोटेशन घुमे हैं। मतलब 3 × 50 जब करोगे तो 150 डिवीजन्स हो जाएंगे। और अर्लियर आपने देखा था 46 डिवीज़न थे, तो 150 + 46 मतलब हो गया 196 डिवीज़न। और जब 4th रोटेशन घुमाने गए तो वो वापस 48 पे अटक गया है। मतलब 50 में से आप 48 माइनस करोगे तो हो जाएगा 2। तो टोटल डिवीज़न की वैल्यू हो गई वो है 196 + 2, दैट इज़ 198 डिवीजन्स। इस 198 को आपको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 198 मल्टीप्लाई बाय 0.001 सेंटीमीटर, तो डायमीटर आ जाएगा 0.198 सेंटीमीटर।